नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्पोर परिवार में। तो फिर से हम जुड़ते हैं राजनीति की एक और नई क्लास के साथ। तो जो पिछली क्लास थी वहां तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार दुनिया भर में सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र थे वो स्थापित होने शुरू हुए। जैसे हमने देखा कि नाटो और यूएसएसआर के बाद हमने जो सत्ता के केंद्र देखे उसमें सबसे पहले यूरोपीय संघ को देखा, उसके बाद हमने आसियान को पढ़ा, उसके बाद में हमने चीन की अर्थव्यवस्था को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भारत और चीन के संबंधों के बारे में कि दोनों के बीच में किस प्रकार आजादी से लेकर आज तक किस प्रकार के संबंध है, या हम यूं कहें आजादी से पूर्व से लेकर आज तक किस प्रकार संबंध है। तो अगर भारत चीन संबंधों की बात करें तो एक समय ऐसा था, हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक दुनिया से पूर्व भारत और पाकिस्तान दोनों भारत व चीन क्या थे? शक्ति के रूप में उभरे हुए थे। भारत व चीन दोनों क्या थे? शक्तियां थी, एशिया की शक्तियां थी कि इनके बीच में कभी भी कोई टकराव पैदा नहीं हुआ। ये दोनों साथ में मिलकर रहते थे हमेशा। तो मिलकर रहो या फिर हम यूं कहें कि वो अपने काम करते थे, हम अपने काम करते थे, हम एक दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाते थे, सीधी सी बात थी। लेकिन समय के साथ बदलाव आता गया। अब अगर हम बात करें यहां की, तो यही तो कारण था कि इनके बीच में कभी कोई टकराव नहीं हुआ, कोई भी टकराव पहले नहीं हुआ। अब आपसे से पूछ लेते कि भारत और चीन को एक दूसरे के प्रति विदेश नीतियां बनाने में कौन सी समस्या आई? तो समस्या यही है कि दोनों देश कभी टकराए नहीं। जब टकराए नहीं तो दोनों ने एक दूसरे की खूबियों और कमियों को नहीं जाना। निश्चित सी बात है कि यदि हमें किसी बिंदु के बारे में जानना है तो उसकी खूबियां और कमियां दोनों जाननी होगी। और कब होगा? जब हम उस बिंदु से रूबरू होंगे। तो ये ऐसा होता था, ये अपना काम कर रहा है, इधर भारत अपना काम कर रहा है, दोनों कभी एक दूसरे से टकराए नहीं। इसकी वजह से दोनों ने एक दूसरे को जाना नहीं। और इसी कारण जब दोनों देशों के बीच में विवाद हुए आजादी के बाद, तब दोनों को विदेश नीति, ये क्या था? ये कारण बन गया किस चीज का? कारण बन गया विदेश नीति का। कि दोनों को विदेश नीति में क्या हुई? कठिनाई हुई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बारे में अधिक जानते नहीं थे। तो ये है आजादी के पहले की बात। फिर हम बात करें तो आप इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं रफ कॉपी में, या फेयर कॉपी में भी इसको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं क्योंकि मिटा रहा हूं एक बार। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो एकदम आसान टॉपिक है ये। देखिए, हमने देखा कि हम भारत को आजादी मिली 1947 में, लेकिन देखो क्रमबद्ध कहां से शुरू होता है। पहले दुनिया को ऐसा लग रहा था कि हाँ फिर से भारत और चीन मिलेंगे और मिलकर विकास करेंगे, दुनिया के सामने एक बड़ी महाशक्ति उत्पन्न, और ये तो निश्चित था। देखिए एक चीज बताते हैं आपको, कहे नहीं मारवाड़ी में अपर कहावत है कि घर टूटने के पीछे तीसरे रो काम पक्को है। तो कहीं ना कहीं भारत और चीन के संबंधों में जो विदेशी शक्तियां काम कर रही है वो पहले भी प्रभावी थी, आज भी प्रभावी है। हर एक चीज पर हाँ कुछ चीजें अदृश्य होती है कि हम नॉर्मल तरीके से देख नहीं सकते, लेकिन अगर उसकी जड़ों में जाकर देखें तो उसमें कहीं ना कहीं विदेशी बाहरी विदेशी शक्तियों का जरूर हाथ होता है। तो एक उम्मीद थी कि अमेरिका उसको टक्कर देने के लिए भारत और चीन अगर साथ में मिलकर आए, अगर आज भारत व चीन साथ में मिलकर आज तक विकास कर दे तो निश्चित है कि दुनिया की कोई भी शक्ति इनके सामने टिक नहीं सकती। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां 1950 की बात है। पहले तो लग रहा था कि दोनों के बीच में टकराव नहीं होगा, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चीन का तिब्बत पर कब्जा। और क्या हुआ? और इसके साथ साथ चीन ने भारतीय सीमा के आसपास क्या बना ली थी? बस्तियां। बस्तियां स्थापित कर, ठीक है सर। और
अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के कुछ क्षेत्र थे, इनमें दोनों देशों के बीच में विवाद हो गए। उसने कहा ये भारत के पक्ष में है, उसने कहा ये चीन में आता है, तो दोनों के बीच में विवाद हुए। अब देखिए इसके साथ साथ और क्या हुआ, कुछ चीजें जो आपकी किताब में लिखी नहीं, लेकिन हम लाइन टू लाइन चलने का प्रयास करते हैं। इसी के बीच में 1954 में पंचशील समझौता होता है। दोनों देशों के बीच में क्या होता है, पंचशील समझौता। ये पंचशील समझौता 8 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? इसकी जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वो होता है 8 वर्ष, 8 वर्षों के लिए। और इस पंचशील समझौते में 5 समझौते होते हैं। 5 समझौतों में कई समझौते थे, जैसे देखो इन्होंने कहा कि हम आपके राष्ट्र के भीतर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बाहरी शक्तियों को बढ़ावा नहीं देंगे, यानी पर हम हथियार नहीं उठाएंगे आमने सामने। आज भी आपने देखा होगा पीछे, अभी जब भारत और चीन बॉर्डर पर जब कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, तब लाठी डंडों से लड़ाई हुई थी, गोलियां नहीं चली, लाठी डंडों से लड़ाई हुई थी, क्योंकि यहाँ पर एक संधि हो रखी है कि हम बंदूकों का, यहाँ पर हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अलावा विदेश नीति में एक दूसरे की सहायता करेंगे, आर्थिक सहायता करेंगे। तो ऐसी कुछ पंचशील समझौते में कुछ 5 शर्तें रखी गई थी। 1950 में चीन तिब्बत पर कब्जा करने का कोशिश किया, लेकिन अब जब तिब्बत पर कोशिश की तो तिब्बत के जो धर्म गुरु थे उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की कि आप हमें शरण दीजिए, अब हम अपने देश में रखे, नहीं तो ये चीन वाले हमें मार देंगे। तो 1959 लगभग 1959 के आसपास भारत ने दलाई लामा, कौन थे तिब्बत के धर्मगुरु? भारत ने किसे शरण दी? दलाई लामा। अब चीन को चर्चा नहीं, चीन ने कहा यार हम चाहते हैं कि हम उस समझौते की पालना करें, लेकिन आप फिर भी इनको समर्थन दे रहे हो, तिब्बत को समर्थन दे रहे हो। तो भारत ने 1959 में दलाई लामा को क्या दे दी थी? शरण। अब पंचशील समझौता 8 वर्ष के लिए हो रखा। तो 1954 से 8 वर्ष दौड़ गए 1962। तो चीन ने कैसे भी किया, मारने में दाढ़ भेजी, कैसे भी करके इन्होंने 1962 तक युद्ध नहीं किया। और 1962 में क्या हो जाता है? भारत चीन युद्ध होता है। और इसी के बाद चीन भारत के कई क्षेत्रों पर क्या कर लेता है? कब्जा, जिसमें मुख्य आता है अक्साई चीन। अक्साई चीन क्या आता है? चीन के कब्जे में आता है। देखिए हम एकदम लाइन टू लाइन कर रहे हैं, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं। 1962 में अक्साई चीन जो है वो चीन के कब्जे में आ जाता है। आज भी हम इसको अपने हिस्से में पढ़ते हैं। देखिए एक चीज बताता हूं, 12वीं के विद्यार्थी आप, हालांकि यह हमें इतना नहीं पढ़ाया जाता 12वीं तक, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आज हम भारत का, हाँ हम बड़ा गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत उत्तर में जो है आपके K2 हिल्स से लेकर वहां दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, लेकिन वास्तविकता में कुछ चीजें डिफरेंट भी है। अगर हम भारत के उस नक्शे की बात करें या ऐसा मानचित्र बनाए जिसमें एग्जैक्ट आज भारतीय लोकतंत्र की चलती है या भारतीय प्रशासन के अधीन आता है, तो यकीन मानिए आपको वो नक्शा देखकर इतना दुख होगा जितना आपने सोचा नहीं होगा कि यार ऐसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे टुकड़े जिसने भारत की एक अलग कलाकृति बना रखी है, उसको भारत से विखंडित कर दिया गया। पीओके, जिसको हम बड़े गर्व के साथ भारत में पढ़ते हैं। अक्साई चीन, हमारी आदत है कि नीचे आते ही हमारा हाथ अपने आप ही घूम जाता है, पीओके के पास जाते ही अपना हाथ अपने आप ऊपर चला जाता है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। पीओके का वो हिस्सा जो हम भारत में बनाते हैं वो पाकिस्तान के अधीन है, और चीन का वो हिस्सा अक्साई चीन जिसे हम कहते हैं जो हम भारत में बनाते हैं वो चीन के अधीन है। तो कुछ जो वास्तविकता है वो कल्पनाओं से काफी परे है। हाँ हमारी भावनाएं हैं कि वो आज भी हमारे क्षेत्र है, लेकिन हाँ पीओके तो आज नहीं तो कल, सीधी सी बात है, आज नहीं तो कल पीओके फिर से हमारा होगा, लेकिन फिर भी कुछ हकीकत अलग है। अक्साई चीन चीन के अंडर में चला गया। ये 1962 तक की बात थी। अब दोनों के बीच में क्या हुआ? विवाद शुरू हो गए और दोनों ने व्यापार कर दिया बंद। यहां पर देखो एक और चीज है, लिखने की चीज ने, नाथुला दर्रा था सिक्किम में, वो भी बंद कर दिया गया। तो दोनों के बीच में व्यापार का प्रमुख मार्ग हुआ करता था नाथुला दर्रा। कौन सा मैं साइड में लिख देता हूं, देखिए नोट्स की आपकी कोई ये नाथुला दर्रा उसमें है नहीं,
ये आपके ऐसे नॉलेज के लिए है। चीन का नाथुला दर्रा, ये कई समय तक ऐसे ही चलते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस चीन की नीतियों में सुधार होने शुरू हुए। हमने पहले भी पढ़ा था जब चीन के बारे में, हम उत्थान के बारे में पढ़ रहे थे कि 1970 के दशक में, यानी हम कह सकते हैं कि 1972 आते आते चीन ने अमेरिका के साथ संबंध स्थापित किए। 1973 में चाउ एनलाइन ने कुछ पेश किए कि हमें आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। फिर 1978 में हमने देखा कि खुले द्वार की नीति डेंग शाओपिंग लेकर आते हैं। 1982 में कृषि का निजीकरण होता है। 1998 में उद्योगों का निजीकरण होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो 1970 के दशक में दोनों के बीच में थोड़े विवाद सुधरने शुरू हुए। इसमें चीन की विदेश नीति में थोड़े से बदलाव आए। 1970 के दशक में। इसके अलावा देखिए, आप ये लिख लीजिए, थोड़ा इसको हटाकर इसकी जगह पर लिखते हैं, एकदम लाइन टू लाइन चलते हैं। तो इसको लिख लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया, हटा दो। चलो एक बार एक दो सन और है जो मैं साथ में लिखवा देता हूं ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। देखो 1981 में हमने सैन्य वार्ताएं शुरू हुई हमारी चीन के साथ। इतने दिनों तक क्या थी, एकदम बंद थी। सैन्य वार्ताएं शुरू हुई कब, 1981 में। और हम कह सकते हैं कि 1987-88 के आसपास, तो नीचे अब दिखाई भी दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा तो पता नहीं, हम ऊपर ही लिखते हैं एक बार, है ना। आप इसको लिख लीजिए, इसको लिखिए। 1981 हो गया। फिर देखो 1988, ये बड़े परिवर्तन का दौर था। 1988 में राजीव गांधी चीन का दौरा करते हैं। राजीव गांधी क्या करते हैं, चीन का दौरा करते हैं 1988। तो यहां से आते आते हमारे संबंध धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाते हैं। मैंने आपको तो नाथुल्ला दर्रा बताया था अभी, 1989 में नाथुल्ला दर्रा को वापस खोल दिया गया जो सिक्किम और भारत के बीच था। इसके साथ साथ 1989 में और क्या हुआ, 4 व्यापारिक पोस्ट बनी थी। व्यापारिक पोस्ट का मतलब चीन और भारत के बीच में 4 ऐसे रास्ते बने जहां से सीधा व्यापार किया जा सकता है। तो कब, 1989 में। उसमें से एक नाथुल्ला दर्रा भी था जो सिक्किम में शामिल है। वो एक व्यापार का बहुत शानदार और सबसे प्रबल मार्ग माना जाता है, 1989। उसके बाद हमारे व्यापार धीरे धीरे सुधरने शुरू हुए और भारत और जो चीन है उन दोनों की अर्थव्यवस्था में काफी बड़े बदलाव आए। तो 1989 के बाद से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई और धीरे धीरे हमारे सैन्य वार्ताएं भी हुई और सैन्य विवाद भी खत्म करने का प्रयास किया गया। हालांकि देखो, भारत और चीन के संबंध बदलते रहते, कभी अच्छे कभी सही कभी अच्छे। हमने देखा अभी पिछला दौर तो डोकलाम विवाद वाला था, काला पानी वाला, यहाँ पर आते आते फिर से खराब हुए। फिर हमारे एस जयशंकर साहब ने डोकलाम विवाद सुलझाया, यानी और भी कुछ ऐसे मुद्दे हुए जो धीरे धीरे सुलझे। और अभी वर्तमान में मैं बात करूं, 3-4 महीने पहले तो दोनों की सेनाएं फिर से आमने सामने आ गई थी, लेकिन अभी एक समझौते के तहत फिर से दोनों सेनाएं अपनी जगह से हट गई है। तो इनके संबंधों में लगातार बदलाव आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत और जो चीन है वो एशिया की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाले 2 अहम राष्ट्रों के रूप में उभरे हैं। तो ये थे भारत और चीन के संबंध। तो वर्तमान में दोनों के बीच में क्या है, अच्छा खासा व्यापार हो रहा है। कई आंकड़े भी आपकी किताब में दिए हुए तो आप देख सकते हैं वहां से।
तो ये है आपके भारत चीन के संबंध, इनको लगातार पढ़िए। अगर हम रिवीजन देखो, छोटा सा अगर मैं रैपिड रिवीजन की बात करूं तो हमने कहां से बात की, 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया जाता है। फिर अगर हमने देखा कि 1959 में दलाई लामा को शरण दी, 1962 में युद्ध होता है, युद्ध होते ही हमारे एकदम सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। इसके बीच में 1954 में पंचशील समझौता भी था। उसके बाद बात करें तो वापस 1981 से वार्ताएं शुरू होती है। 1988 में राजीव गांधी चीन का दौरा करते हैं। 1989 में 4 चेक पोस्ट खुलती है। फिर धीरे धीरे 1989 के बाद संबंध स्थापित होने लग जाते हैं। तो ये आपका भारत और चीन संबंध पूरा हुआ, ये चैप्टर भी पूरा हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से और ध्यान से इसको पढ़ा होगा, इसके नोट बना सकते हैं। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, मस्त होकर, खुले होकर, एक अच्छी सी स्माइल के साथ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्ण।